जाएगी। ठीक है फातिमा, आपकी अटेंडेंस और उसकी अटेंडेंस आ जाएगी। जब आ जाएगी तो मुझे याद दिलाना। अफराज, अब तुम यार बार बार मुझे वो पूरा खोलना पड़ रहा है, फिर उसके बाद तुम्हारे। चलो अच्छा, लगा देता हूँ। अच्छा, मैं अब समझाना शुरू करता हूँ आपको। ठीक है, आप सब रेडी है ना बेटा? अब मैं समझाना शुरू कर रहा हूँ, बीच में भी कुछ नहीं बोलिएगा, मैं खुद ही आपसे बीच में आपको एड्रेस करके पूछूंगा। कोई बात नहीं समझ में आई तो माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल मैं भी आपका माइक ऑफ कर रहा हूँ ताकि आप लोग पे चैट के ऊपर मुझे जवाब दें। ठीक है, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा होता हूँ ना, तो फालतू चीजें मैं चाहता हूँ उसके अंदर ना आए, ताकि वीडियो बिला वजह में लंबी ना हो जाए। ठीक है, ओके बेटा, आई एम स्टार्टिंग नाउ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ये वेक्टर्स का लेक्चर नंबर हमारा 4 है, और आज इसके अंदर हम जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे कि किसी स्ट्रेट लाइन की 3 डायमेंशन में इक्वेशन जो है वो क्या होती है। तो उसको करने के लिए आपको याद होगा, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमारे पास y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, और ये हमारे पास 2 डायमेंशन में होती है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें ग्रेडियंट होता है और जिसमें y इंटरसेप्ट होता है। अगर ये दो चीजें मालूम हो तो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब जो हमारा ताल्लुक है वो है हमारे पास 3 डायमेंशन में इक्वेशंस का। तो 3 डायमेंशन में क्या इक्वेशंस होती हैं उसको हम जो है वो समझते हैं कि किस तरह से हम 3 डायमेंशन में इक्वेशन निकालते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये कर्व मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। ये देखें, ये कर्व है आपके पास, राइट, और इस कर्व का एक पॉइंट है ए, दैट इज द फिक्स पॉइंट। बेटा अच्छी तरह समझिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको लॉजिक इसकी समझा दूं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वरना नॉर्मली मैं सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला भी स्टार्ट कर सकता था। लेकिन बेहतर ये है कि आप इस फॉर्मूले की डेरिवेशन को समझ लें, ये आपके लिए बेहतर है। एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आती, लेकिन फॉर्मूला समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये एक कर्व है और इस कर्व के ऊपर एक ए फिक्स पॉइंट है, और यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मोशन को स्टार्ट करता है, और ये जो आर है ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है, यानी कहीं पर भी कर्व के ऊपर मौजूद होगा तो हम उससे रोक कर पूछ रहे हैं कि हाँ भाई तुम कहाँ पर पहुंचे हो। तो ये आर जो है वो आर्बिट्रेरी पॉइंट है, या इसे हम कहते हैं एनी पॉइंट ऑन द लाइन या ऑन द कर्व। अब ए को आर से अगर हम ज्वाइन करें, ये ध्यान में रखिएगा हम 3D में बात कर रहे हैं, तो ए आर जो है वो बेसिकली आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 3D के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर हमारे पास आप देखें, ये जो ए आर लाइन है हमारे पास, और ये जो बी है ये एक ऐसा वेक्टर है जो कि ए आर लाइन के क्या है आपके पास पैरेलल है। अच्छा, ये जो ए पॉइंट है और ओ है, इसको अगर हम आपस में ज्वाइन कर लें तो ए पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो ओ ए है, और आर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जो है वो ओ आर है, जिसे मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया, इसको मैंने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किया। तो आप देखें एक ट्राइंगल बन गई ओ ए आर, इस ट्राइंगल को मैंने बाहर निकाल लिया यहाँ पर, तो ये आ गया ओ ए आर। ओ एक वेक्टर है, ए आर एक वेक्टर है, और ओ आर भी एक वेक्टर है। तो अगर मैं इसके ऊपर एडिशन ऑफ ट्राइंगल, जो कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था, ओ लेवल्स में भी आपने पढ़ा, और आपने एएस में भी, एएस में तो खैर नहीं, ए2 में डायरेक्ट पढ़ रहे हैं आप। तो वो इस तरह से कि ओ ए और ए आर को मैं अगर ऐड कर लूं तो ये किसके इक्वल होगा, ओ आर के। तो मैंने यहाँ पर लिखा ओ ए प्लस ए आर इज इक्वल टू ओ आर। अब यहाँ से ए आर को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो ओ आर राइट साइड पर है, ओ ए राइट साइड पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ओ ए हो जाएगा। तो ओ आर की जगह बेटा मैंने रख दिया आर, जो ऊपर लिखा हुआ था। ओ आर जो है वो हमारे पास आर था, और ओ ए हमारे पास ए था, तो मैंने यहाँ पर ए लिख दिया। तो आप देखें ए आर की वैल्यू मेरे पास आ गई आर माइनस ए। अब आप इसे देखें तो ए आर जो है, ये जो लाइन थी हमारे पास ए आर, दैट वाज पैरेलल टू बी। मैंने आपको बताया था कि बी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो कि ए आर के पैरेलल है। अच्छा, जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो आपको मालूम है कि वो एक दूसरे का के टाइम्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि सिंस ए आर एंड बी आर पैरेलल, सो ए आर वुड बी इक्वल टू के टाइम्स बी वेक्टर। ए आर की वैल्यू ऊपर से इस बॉक्स से उठाकर आर माइनस ए मैंने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दी, के टाइम्स बी ये आ गया। अब आर मालूम करना है तो मैंने माइनस ए को राइट साइड पर ले गया तो प्लस ए हो गया। ध्यान रखिएगा कि प्लस ए यानी ये जो ए वेक्टर है ये क्या था, ये फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर था। और बी क्या था, बी जो है वो ए आर के पैरेलल था, यानी सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा था।
तो इसलिए हम इसे डायरेक्शन वेक्टर भी कहते हैं। और k जो है वो एक न्यूमेरिकल नंबर होगा, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 1/2 टाइम्स 1/3 टाइम्स। तो r इज इक्वल टू a टाइम्स प्लस a वेक्टर प्लस k टाइम्स b वेक्टर, ये बेसिकली इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन कहलाती है। और इसे अगर वर्डिंग में लिखा जाए तो हम इसे लिखेंगे r इज इक्वल टू a फिक्स पॉइंट था तो मैंने यहाँ पर लिख दिया फिक्स पॉइंट, प्लस k टाइम्स b था बेटा डायरेक्शन वेक्टर, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्शन वेक्टर लिख दिया। तो r इज इक्वल टू आ गया, फिक्स पॉइंट का मतलब हो गया पॉइंट, और डायरेक्शन वेक्टर को मैंने dv से रिप्रेजेंट कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक वेक्टर इक्वेशन आ गई लाइन की। वो क्या है फॉर्मूला? r इज इक्वल टू पॉइंट प्लस k टाइम डायरेक्शन वेक्टर। यानी अगर हमें किसी लाइन का एक फिक्स पॉइंट मालूम होगा और उसका डायरेक्शन वेक्टर मालूम होगा, तो वी कैन फाइंड द डायरेक्शन, वी कैन फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ दैट लाइन। दिस इज कॉल्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। यानी जो फॉर्मूला है r इज इक्वल टू पॉइंट प्लस k टाइम डायरेक्शन वेक्टर, ये आपको MF 19 में गिवन होगा। वैसे तो अभी इतनी दफा हम करेंगे कि हमें याद हो जाएगा। बहरहाल r इज इक्वल टू फिक्स पॉइंट प्लस k टाइम डायरेक्शन वेक्टर, ये आपके पास उस लाइन की वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला है। अब आपको इसमें जो पूछना है वो आप पूछ सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूं। जी बेटा, अब आप लोग जो पूछना चाहें चैट पर मुझे बताइए। मैंने चैट बॉक्स ओपन किया हुआ है, तो आपका जो भी क्वेश्चन है वो मुझे बताइए। जो आपको समझ में नहीं आया तो मैं इसको समझा देता हूँ। ध्यान में रखिएगा, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आती, ठीक है? डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आती। हमदान कह रहे हैं कि सर वो कर्व लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कर्व क्या? देखिए कर्व तो रास्ता होता है ना, जिस तरह से आपने देखा होगा एक चीज होती है डिस्टेंस हमदान और एक चीज होती है डिस्प्लेसमेंट। तो ए आर यानी जो स्ट्रेट लाइन है वो बेसिकली आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और ये जो कर्व है ये आपके पास क्या कहलाता है? डिस्टेंस। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेट लाइन, तो इसलिए हम ए आर को कंसिडर कर रहे हैं, कर्व का जो डिस्टेंस है उसे कंसिडर नहीं कर रहे। हमदान, इज इट क्लियर? Anybody else who want to ask any question? Anybody else who want to ask any question, please let me know. Otherwise, we will move forward. Okay, हमदान, क्लियर हो गया आपको? Anybody else? ये फॉर्मूला समझ में आ गया सबको कि किस तरह से ड्राइव हुआ है? बादल, आप रिकॉर्डिंग में दोबारा सुन लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आया है, मैं आगे चल रहा हूँ। फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है, ठीक है? जुनेद जावेद, DID क्या मतलब भाई? जी तो नहीं बोलना चाह रहे? जी समझ में आ गया मेरा ख्याल में। अच्छा, डायरेक्शन वेक्टर क्या है? ओके बेटा, आपको मैंने बताया था एक होता है यूनिट वेक्टर, ठीक है? याद है मैंने कहा था कि कोई भी वेक्टर अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में तो उसका आई जो है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। और यूनिट वेक्टर किस लिए इस्तेमाल होता है? उस वेक्टर की डायरेक्शन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है कि ये वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। यानी अगर कहीं पर वेक्टर के साथ लिखा हुआ है 3i, तो इसका मतलब यह है कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स है और ये वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। इसी तरह से अगर किसी वेक्टर के साथ लिखा हुआ है -3i, इसका मतलब ये है कि इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 3 है, लेकिन ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की इसकी डायरेक्शन है, यानी लेफ्ट साइड पर है। इसी तरह से अगर किसी वेक्टर के साथ लिखा हुआ है 4j, इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 4 है और ये y एक्सिस की डायरेक्शन में। अगर किसी वेक्टर के साथ लिखा है -4j, इसका मतलब इसकी मैग्नीट्यूड 4 है, लेकिन वो y एक्सिस में नेगेटिव की जानिब जो है वो प्रोसीड कर रहा है। तो डायरेक्शन वेक्टर बेसिकली किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। तो ए आर जो स्ट्रेट लाइन है, बी उसका डायरेक्शन वेक्टर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जी बेटा, मैंने ओपन किया हुआ चैट बॉक्स, जुनेद आप रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? एनीबडी एल्स हु वांट टू आस्क एनीथिंग? ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, मैं फिर आपके सामने रख रहा हूं दोबारा से। r इज इक्वल टू पॉइंट प्लस k टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर। जब भी हमें ये क्या कौन सी इक्वेशन कहलाती है? ये हमारे पास कहलाती है वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये हमारे पास क्या कहलाती है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन कहलाती है, राइट? ओके, अब मैं आई थिंक आगे चलना चाहिए मुझे, क्योंकि आपको समझ में आ गया। अब अगर ये समझ में आ गया तो अब सारी स्टोरी जो है ना वो आगे चलेगी, ठीक है? ओके बेटा, अभी आप नहीं बोलिएगा बीच में, मैं रिकॉर्डिंग रिज्यूम कर रहा हूं। Now so far we have done vector equation of line, then the formula is r is equal to point means fixed point, plus k times direction vector, and this formula will be given you in the exam in MF 19. Now
we are driving now parametric equation of line. What is parametric equation? We see that let a line में x नॉट है, y नॉट है और z नॉट है, ये फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। एंड हैविंग डायरेक्शन वेक्टर dv, और ये उसका डायरेक्शन वेक्टर है आपके पास, और डायरेक्शन वेक्टर के कंपोनेंट हमें गिवन है। क्या क्या कंपोनेंट है? dvx, dvx का मतलब ये है डायरेक्शन वेक्टर का x कंपोनेंट, dvy का मतलब है डायरेक्शन वेक्टर का y कंपोनेंट, और dvz का मतलब है डायरेक्शन वेक्टर का z कंपोनेंट। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने उसके छोड़ा था, एंड किया था। r इज इक्वल टू पॉइंट प्लस k टाइम डायरेक्शन वेक्टर। तो r क्या होता है? r इज एनी पॉइंट ऑन द लाइन। फिक्स पॉइंट को हमने क्या लिया है? x नॉट, y नॉट एंड z नॉट। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फिक्स पॉइंट, प्लस k टाइम्स dv, dvx, dvy, dvz क्या है? दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ द डायरेक्शन वेक्टर। तो आपके पास ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं इन दोनों को मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर लूं तो ये हो जाएगा आपके पास, बेटा तवज्जो दीजिएगा प्लीज, ये हो जाएगा x नॉट प्लस k टाइम्स dvx, ये लिखा, y नॉट प्लस k टाइम्स dvy, ये लिखा, z नॉट प्लस k टाइम्स dvz, ये लिखा। और r क्या है? r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। तो किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर होता है उसके हम कंपोनेंट्स को लिखते हैं x, y एंड z। नाउ वी कैन कंपेयर दीज टू मैट्रिसेस कि x जो है वो इक्वल होगा x नॉट प्लस k टाइम्स dvx, ये देखें, ये फर्स्ट पैरामेट्रिक इक्वेशन है। इसी तरह से y इज इक्वल टू y नॉट प्लस k टाइम्स dvy, ये सेकंड पैरामेट्रिक इक्वेशन है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो z इक्वल टू z नॉट प्लस k टाइम्स dvz, ये हमारे पास थर्ड पैरामेट्रिक इक्वेशन है। अब आपको याद दिला दूं कि पैरामेट्रिक इक्वेशन आपने डिफरेंशिएशन में आपको याद होगा पढ़ी थी, और उसके अंदर आपने मुख्तलिफ कर्व की पैरामेट्रिक इक्वेशन देखी थी कि पैरामेट्रिक इक्वेशन में आपने देखा था कि x की इक्वेशन अलग होती थी, y की इक्वेशन अलग होती थी, क्योंकि ये लाइन है और 3D में है, लिहाजा इसकी x की इक्वेशन भी होगी, y की इक्वेशन भी होगी और z की इक्वेशन होगी। इन तीनों इक्वेशंस को हम पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन कहते हैं। तो आप देखें, मैंने सबसे पहले वेक्टर इक्वेशन ड्राइव की है और उसके बाद फिर मैंने उसी से पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो ड्रॉ की है। आप एक रिदम समझ लें तो मसला नहीं होगा। अगर x इक्वल टू क्या होता है? x नॉट प्लस k टाइम्स dvx, तो y किसके बराबर हो जाएगा? y नॉट प्लस k टाइम्स dvy। z इक्वल टू z नॉट प्लस k। जी बेटा, अब आप लोग क्वेश्चन पूछना चाहें पैरामेट्रिक से तो पूछ सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूं आपका। मैं हर थोड़ी देर बाद आपसे पूछता रहूंगा बेटा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि आगे जाके ये बहुत इजी हो जाएगा। अभी क्योंकि ये जनरल फॉर्म में मैं बात कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा ये मुश्किल सा लग रहा होगा, लेकिन जब मैं अभी इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा केसेस वाइज तो आपको ईजी लगेगा। जब नंबर्स की फॉर्म में करवाऊंगा तो ये ईजी हो जाएगा। अभी कोई क्वेश्चन है? ओके रोमा, क्लियर है आपको? अभी कोई और क्वेश्चन है किसी का? ओके, सानेम खान ने पूछा है सर x नॉट, y नॉट वगैरह दोबारा बता दें। ओके बेटा, गौर सुनिएगा मेरी बात को। देखें, ये जो इक्वेशन आपको ऊपर नजर आ रही है, r इज इक्वल टू पॉइंट प्लस k टाइम डायरेक्शन वेक्टर। तो पॉइंट का मतलब है फिक्स पॉइंट। तो जो फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, उसको हमने एक नाम दे दिया, x नॉट, y नॉट, z नॉट। ये कोई ना कोई वैल्यूज होंगी। वो जो पॉइंट होगा जहां से लाइन स्टार्ट हो रही होगी, जिसे हम टेल कहते हैं, उस टेल का जो पॉइंट होगा उसके ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। वो तो नंबर्स की फॉर्म में होंगे, क्योंकि अभी मैं जनरल फॉर्मेट में बात कर रहा हूँ, यानी फॉर्मूला वाइज बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने उसमें x नॉट, y नॉट और z नॉट लिखा है, मेंशन किया है। जी एहसान, जी एहसान अहम खान। और जो dvx, dvy, dvz है, ये बेसिकली डायरेक्शन वेक्टर के कंपोनेंट हैं। हसान जरा जल्दी जवाब दीजिएगा ताकि बेटा आगे चलें। ठीक है, अभी वैसे ना मैं बताऊं आपको, अभी तो ये मैं जनरल में फॉर्म में कर रहा हूं ना, अभी एक और फॉर्म आ रही है कार्टेशियन, तो वो समझने के बाद जब मैं क्वेश्चंस करूंगा फिर आप कहेंगे हाँ सर इजी हो गया। 3-4 क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यमुना पूछ रही है सर हम हर बार तीनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। यस बेटा, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है कि 3 डायमेंशन के अंदर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है वो करनी है। ओके, तो हमेशा तीनों कंपोनेंट्स की बात करेंगे और जो कंपोनेंट मिस होगा वो जीरो कंसीडर करेंगे। जी बेटा रिप्लाई कर दें फिर हम आगे चलूं।
ठीक है ना, ओके। अब हमने देखें, मैंने पहले क्या किया, एक दफा फिर जरा सा गो थ्रू कर लें, एक दफा जरा गो थ्रू कर लें। तो देखें, मैंने सबसे पहले आपको वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ड्राइव करके दी, r इज इक्वल टू फिक्स पॉइंट प्लस k टाइम डायरेक्शन वेक्टर। मैं बार बार इतनी मर्तबा बोलूंगा इंशाल्लाह कि आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद उस वेक्टर इक्वेशन को फॉलो करते हुए मैंने तीन पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है वो ड्राइव की, x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस k टाइम्स dvx एंड सो ऑन। ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है। अब इन्हीं को मैं फॉलो करते हुए मैं एक और लाइन की एक और फॉर्म बता रहा हूं, and that is called कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, और ये हम बात कर रहे हैं 3D में, बेटा ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इस कार्टेशियन को के लिए मैंने पैरामेट्रिक का ही सब लिया है कि पैरामेट्रिक में क्या है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस k टाइम dvx। इसमें से भी, इसमें से भी और इसमें से भी, इन तीनों में से मैंने k को सब्जेक्ट बना लिया। देखें, k को सब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, x नॉट को लेफ्ट पर ले जाएं तो x माइनस एक्स नॉट, और dvx k से मल्टीप्लाई वाला नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। तो k किसके इक्वल आ गया, x में x माइनस एक्स नॉट अपॉन dvx। इसी तरह से k किसके इक्वल आ गया, y माइनस वाई नॉट अपॉन dvy, और k किसके इक्वल आ गया, z माइनस जेड नॉट अपॉन dvz। तो ये तीनों इक्वेशन, तीनों पैरामेट्रिक इक्वेशन मैंने ड्राइव की थी। उन तीनों में से k को मैंने सब्जेक्ट बनाना है, और उसके बाद क्योंकि तीनों k के इक्वल हैं, लिहाजा मैंने इन तीनों को आपस में इक्वेट कर दिया। तो x माइनस एक्स नॉट अपॉन dvx, y माइनस वाई नॉट अपॉन dvy, z माइनस जेड नॉट अपॉन dvz, ये इक्वेशन की जो फॉर्म है, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। इसे हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पहले वेक्टर इक्वेशन ड्राइव की, वेक्टर इक्वेशन से पैरामेट्रिक ड्राइव की, पैरामेट्रिक इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। और यही चीज रिवर्स में भी हो सकती है कि मैं कार्टेशियन से पैरामेट्रिक भी निकाल सकता हूं, और पैरामेट्रिक से मैं वेक्टर इक्वेशन भी फॉर्म कर सकता हूं। आई होप आई मेड इट क्लियर टू एवरीबॉडी। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें ज्यादा अंदाजा होगा कि हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है। राइट जी, कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर के क्या है। के बेसिकली आपको याद है, मैंने बताया था कि जैसे अगर एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं कि ए वेक्टर इज ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर, तो ये जो 2 है ये वो के है। मैंने जब बिल्कुल स्टार्टिंग में आसान एम खान, मैं सामने ला रहा हूँ स्क्रीन के, तुम देखो, तो मैंने बताया था कि ये जो ए आर जो है आपके पास, ये वाला जो ए आर है और ये जो बी है, ये क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो ये जाहिर है एक दूसरे का कुछ ना कुछ टाइम्स होंगे, के टाइम्स, जो मैंने उसे के कह दिया। हो सकता है 2 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, लेकिन क्योंकि मैं फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ लिहाजा मैंने वहां पर के इस्तेमाल कर लिया। अच्छा, एग्जाम में जरूरी नहीं है के इस्तेमाल करे, वो लैम्डा इस्तेमाल कर सकता है, वो म्यू इस्तेमाल कर सकता है, वो टी इस्तेमाल कर सकता है, वो पी इस्तेमाल कर सकता है। पैरेलल के लिए कोई भी अननोन वो इस्तेमाल कर सकता है। आई होप कि मैंने समझा दिया आपको के बारे में। जी हसान बेटा बोलिए। ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं आगे चलता हूं। अब मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं। अच्छा, अब देखें, ये सारी 3D की यानी लाइन के बारे में सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया। एक दफा फिर रिवाइज कर लें। लाइन की मैंने आपको पहले वेक्टर इक्वेशन बताई, फिर उससे मैंने पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको ड्राइव करके बताई, और फिर मैंने आपको जो है वो कार्टेशियन इक्वेशन आपको बताई है। तो अब मैं आप उसके कुछ क्वेश्चंस या केसेस करवा रहा हूं। एग्जाम में लाइन के 6 केसेस हैं। अच्छा, इससे पहले जब A2 थी तो उसमें लाइन और प्लेन दोनों थे। लाइन के 6 केसेस हुआ करते थे और प्लेन के 21 केसेस थे। तो आप लोग खुश नसीब हैं कि आप लोगों को प्लेन के 21 केसेस नहीं करने पड़े, और ये उठाकर उन्होंने फर्दर मैथ्स में डाल दिया है। तो अभी सिर्फ हम लाइन के जो केसेस हैं वो पढ़ रहे हैं, वो 6 केसेस हैं, ये हमें पढ़ने हैं। हाँ, लेकिन एक चीज ये हुई है कि एएस में से वेक्टर उठाकर जो हमको मैंने इससे पहले सारा कंप्लीट करवाया है, वो सारा का सारा इन्होंने A2 में डाल दिया है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो आप खुश नसीब हैं कि आप सिर्फ 6 केसेस से आपकी जान वेक्टर की छुट रही है, वरना जो प्लेन के केसेस थे 21 केसेस, उसमें काफी ज्यादा काम था। तो आप लोगों को जो मैंने पास पेपर भेजे होंगे, हो सकता है इसके अंदर प्लेन के भी आपको पार्ट्स नजर आए। तो जिन पार्ट्स में प्लेन के क्वेश्चन हैं उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा, वो अब आपके सिलेबस में नहीं है। ओके बेटा, केस नंबर 1 क्या है। केस नंबर 1 ये है कि हम वेक्टर इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन से खेलेंगे कि किस तरह से किसी लाइन की वेक्टर इक्वेशन मालूम करते हैं, किस तरह से पैरामेट्रिक मालूम करते हैं, कार्टेशियन मालूम करते हैं। ये चीज अभी हम देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि वेक्टर से पैरामेट्रिक में कैसे कन्वर्ट करें, पैरामेट्रिक से कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करें, कार्टेशियन से पैरामेट्रिक में कैसे कन्वर्ट करें। ये सब चीजें हम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा बेटा। अब ये
क्वेश्चन शुरू हो गए, सारा गेम यहां से स्टार्ट होगा। स्टेट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। कौन सी निकालनी है? वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन क्या होती है, उसका फॉर्मेट क्या होता है बेटा, याद करें, r इज इक्वल टू पॉइंट प्लस k टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन दिस। देखो लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होती थी, याद है मैंने क्या बताया था, लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होती है उसको उसका डायरेक्शन वेक्टर कहते हैं। आपको डेरिवेशन में भी दिखाया था, जिसका नाम मैंने बी दिया था। तो ये बेसिकली बी दिया हुआ है, यानी डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ है। तो स्टेट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू दिस 2i प्लस 3j माइनस के, ये बेसिकली क्या कहलाएगा, डायरेक्शन वेक्टर। तो देखो मैंने यहां पर लिख दिया डायरेक्शन वेक्टर, और इसे मैंने कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखा, दैट इज 2 3 एंड -1। तो मैंने लिखा 2 3 एंड -1, and which passes through a point whose position vector is I plus j plus k। और वो एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है 1 1 1। तो मैंने यहाँ पर वो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख लिया 1 1 1। यानी आपको वेक्टर इक्वेशन चाहिए तो पॉइंट इज गिवन टू यू एंड द डायरेक्शन वेक्टर इज गिवन टू यू। तो बोथ आर गिवन टू यू, सो वी कैन फाइंड द वेक्टर इक्वेशन। जस्ट ये सिर्फ आपको फॉर्मूले को समझाने के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास वेक्टर इक्वेशन का, r इज इक्वल टू पॉइंट प्लस k टाइम डायरेक्शन वेक्टर। तो पॉइंट क्या है हमारे पास 1 1 1, ये लिखा हमने, k हमारे पास वही है 2 3 -1, ये डायरेक्शन वेक्टर को रिप्लेस कर दिया। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास ये वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन है, क्योंकि आप देखें इसमें पॉइंट भी आपको क्लियर नजर आ रहा है और डायरेक्शन वेक्टर भी आपको क्लियर नजर आ रहा है। फॉर्मेट वही है, r इज इक्वल टू पॉइंट प्लस k टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर। अभी मैं और क्वेश्चंस करवाता हूं, फिर मैं आपसे पूछता हूं। अब देखें कि कह रहे हैं फाइंड दी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन whose vector equation is this। अब ये आपको वेक्टर इक्वेशन गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। अब जरा देखिएगा मैंने इसे किस तरह से लिखा है, ये लिखा है r इज इक्वल्स टू, ये फिक्स पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, तो मैंने इसे कॉलम वेक्टर में लिख लिया। कॉलम वेक्टर में लिखने से आसानी हो जाती है। तो 2 3 -1 ये लिखा, प्लस लैम्डा, जैसे वहां पर k था इन्होंने लैम्डा से शो कर दिया। मैंने आपसे कहा था ना, k भी हो सकता है, लैम्डा हो सकता है, मी हो सकता है, t हो सकता है, p हो सकता है, q हो सकता है, r हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और फिर ये डायरेक्शन वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, ये है 4 -1 एंड 2। तो r इज इक्वल टू दिस पॉइंट प्लस k टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर। ये बेसिकली आपको इसकी वेक्टर इक्वेशन गिवन है एंड व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट द कार्टेशियन इक्वेशन। तो मैंने आपको किस तरह से करना सिखाया था, देखें कि जब भी आपको वेक्टर इक्वेशन दी जाएगी पहले आप निकालेंगे पैरामेट्रिक, पैरामेट्रिक में से फिर अननोन कांस्टेंट को सब्जेक्ट बनाएंगे तीनों में और उनको इक्वेट करेंगे तो कार्टेशियन बनेगी। तो मैं वही काम कर रहा हूं, जरा देखिएगा। r क्या होता है, r होता है हमारे पास एनी पॉइंट ऑन द लाइन। तो मैंने यहाँ पर एनी पॉइंट ऑन द लाइन को लिख लिया x y एंड z, और इन दोनों को हमने आपस में ऐड कर लिया। तो ये आ गया 2 + 4 लैम्डा, ये आ गया 3 - लैम्डा, और ये आ गया -1 + 2 लैम्डा। अब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो x इक्वल टू 2 + 4 लैम्डा, दिस इज द फर्स्ट पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द लाइन। y is equal to 3 - lambda, this is the second equation of the parametric equation of line। z equal to -1 + 2 lambda, this is the third parametric equation of the line। तो आप देखें पहले वेक्टर से, वेक्टर इक्वेशन से पहले आए पैरामेट्रिक में, अब पैरामेट्रिक में से लैम्डा को सब्जेक्ट बनाएंगे तीनों में। तो मैंने इसमें से लैम्डा को सब्जेक्ट बनाया, 2 लेफ्ट साइड पर गया, x - 2 अपॉन 4 कर दिया। इसी तरह से यहाँ पर लैम्डा को सब्जेक्ट बनाने के लिए माइनस लैम्डा को इधर लाया, y को इधर ले गया, तो -y + 3 अपॉन 1 हो गया। हमेशा याद रखिएगा कि जो x, y और z है इसके कोफिशिएंट को हमेशा +1 रखिएगा, -1 नहीं रखिएगा। तो मैंने माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये आ गया y - 3 और माइनस को मैंने नीचे घुमा दिया। इसी तरह से यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए -1 को लेफ्ट पर ले गए, z +1 और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, आकर डिवाइड हो गया। अब ये चीज भी लैम्डा के बराबर है, ये चीज भी लैम्डा के बराबर है, ये चीज भी लैम्डा के बराबर है। नाउ वी कैन इक्वेट दीस थ्री इक्वेशंस टू गेट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये आ गया x - 2 अपॉन 4 इक्वल टू y - 3 अपॉन -1, z +1 अपॉन 2। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। We do 1 or 2 more question, then I ask you फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आप देखें आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है, whose parametric equation is this, और आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन गिवन है। अब उल्टा काम करना है, पहले आपको वेक्टर फॉर्म गिवन होती थी, आप पैरामेट्रिक को कार्टेशियन निकाल लेते, अब आपको पैरामेट्रिक गिवन है और आपको कार्टेशियन अब आपको वेक्टर निकालना। अब आप देखें मैंने किस तरह से लिखा, बहुत आसान तरीका है। ये लिखा मैंने x, y और z, ये लेफ्ट पर लिख लिया। उसके बाद 2 + 3 के 5 - 2t एंड z इक्वल टू 4 - k, इसको इक्वेट कर दिया। अब यहां पर इसमें से ये पॉइंट को अलग निकाल लिया,
जिसके साथ k नहीं है वो पॉइंट होगा, 2 5 4 ये पॉइंट है, और जिनके साथ k था उसमें से k बाहर निकालकर ये आ गया 3 - 2 - 1। तो आप देखें x y z को आप क्या कहते हैं, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, जिसे आप r से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। 2 5 4 आपका फिक्स पॉइंट हो जाता है, प्लस के 3 - 2 - 1 ये आपका डायरेक्शन वेक्टर हो गया। तो इसका मतलब आपने पैरामेट्रिक इक्वेशन से इजीली जो है वो वेक्टर इक्वेशन आपने फॉर्म कर ली। आई होप कि मैं इसको समझाने में कामयाब हो गया हूं, तो आप देख लीजिएगा इसे। इसके बाद हम केस नंबर 2 करते हैं। जी बेटा, पहले तो आप लोग मुझे रिप्लाई करें कि आपको कोई चीज अगर नहीं समझ में आई है तो पूछिए, मैं वेट कर रहा हूं। अगर माइक ओपन करके पूछना चाहते हैं तो बताइए, माइक ओपन कर देता हूं। क्योंकि ये यही जो केस है, अगर ये समझ में आ गया तो फिर आगे तो बस सिर्फ क्वेश्चंस ही मुझे करवाने और कुछ भी नहीं। जो बात भी आपको समझ में नहीं आई हो पूछिए। जी बेटा, आपका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा मेरे पास अभी तक किसी भी बच्चे का। अगर नहीं भी पूछना तो प्लीज क्लियर लिख दें या समझ में आ गया लिख दें, कुछ तो लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग आगे बढ़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सफान, ओके। हसन खान, ओके। यमुना, ओके। शामिर। जुनेद जावेद ने क्वेश्चन पूछा है, सर वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए के की वैल्यू फाइंड करना जरूरी नहीं है? नहीं बेटा, नहीं, बिल्कुल नहीं। के की फॉर्म में ही छोड़ना है उसे। ठीक है, मेरे ख्याल में समझ में आ गया। वी मूव फॉरवर्ड, वी मूव टू केस 2। ये करते हैं नाउ। व्हाट इज केस 2? ये देखिएगा बेटा, यहां पर केस 2 है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हेन इट पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। यानी अगर कोई लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही हो तो उसकी इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हम करें। तो वो कह रहे हैं क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 में, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through A and B, whose position vectors are OA is equal to 2i minus j plus k and OB is equal to 5i plus 2j minus 3k। तो आप देखें एक लाइन है एंड इट इज पासिंग थ्रू ए एंड बी और उनके पोजीशन वेक्टर आपको गिवन है। अच्छा, अब इसकी अगर वेक्टर इक्वेशन लिखनी है ना तो डिपेंड करता है कि आप फिक्स पॉइंट किसको लेते हो। तो मैंने फिक्स पॉइंट लिया है ए को, तो यहां पर मैंने लिखा r इज इक्वल टू ओ ए प्लस लेमडा टाइम डायरेक्शन वेक्टर पे क्या होगा। तो अगर आप ए को फिक्स पॉइंट ले रहे हो तो उसका मतलब आप मूव कर रहे हो ए से बी की जानिब, तो आपका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा वो हो जाएगा ए बी। और ए बी आप कैसे निकालते थे आपको याद है? ए बी वेक्टर को अगर मैं पोजीशन वेक्टर में ब्रेक करूं तो क्या लिखूंगा मैं? ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी में से मैं ओ ए माइनस कर दूंगा। तो देखो 5i में से 2i माइनस किया, 3i हो गया, आई लिखते नहीं है यहाँ पर। 2j में से माइनस किया माइनस j, तो ये हो गया आपके पास +3, ये लिख दिया। -3 में से माइनस किया 1 तो -4 यहाँ पर लिख दिया। तो r इज इक्वल टू ओ ए प्लस लेमडा टाइम डायरेक्शन वेक्टर, ये आ गया। तो इस तरह से आपने लाइन की इक्वेशन निकाल ली। अच्छा, अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने ए को फिक्स किया है, अगर मैं बी को फिक्स करूं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आप यहां पर लिखोगे ओ ए की बजाय ओ बी, क्योंकि फिक्स आपने किया है, और आपका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा फिर हो जाएगा बी ए। और बी ए कैसे निकालोगे? ओ ए माइनस ओ बी। तो आप बस इस तरह से इसको चेंज करोगे, बाकी और कोई चेंज नहीं आएगा। आपके डायरेक्शन वेक्टर में जो साइंस होंगी वो सारी ऑपोजिट हो जाएंगी और आपका फिक्स पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी लाइन की दो पॉइंट मालूम हो, यानी लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही हो और हमें उसकी इक्वेशन निकालनी हो, तो हम एक पॉइंट को फिक्स करेंगे और दूसरे पॉइंट की जानिब बढ़ेंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? डायरेक्शन वेक्टर कहलाएगा। और डायरेक्शन वेक्टर मालूम करने के बाद आप वेक्टर इक्वेशन निकाल सकते हैं। और एग्जामिनर इससे आगे ये भी कह सकता था कि भाई इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालो या इसकी कार्टेशियन इक्वेशन निकालो, तो वो तो मैंने आपको केस नंबर 1 में सिखा दिया है कि किस तरह से आप वेक्टर को पैरामेट्रिक में और पैरामेट्रिक को कार्टेशियन में कन्वर्ट करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, फिर मैं आपसे पूछता हूं। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो प्लीज चैट के ऊपर पूछिएगा। फाइंड एग्जांपल नंबर 5 है, फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू a04 - 2 एंड b116। अब ये आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन मालूम करनी है, ठीक है? तो पहले हमें वेक्टर इक्वेशन मालूम करनी होगी, तभी हम पैरामेट्रिक इक्वेशन मालूम कर सकते हैं।
तो पहले मैंने वेक्टर इक्वेशन का फॉर्मूला लिखा r इज इक्वल टू ओ ए प्लस लैम्डा टाइम्स ए बी। मैंने यहाँ पर a को ही फिक्स किया है। बेहतर यही होता है बेटा जो पहला पॉइंट है उसी को फिक्स कर लें। तो ओ ए हमारे पास हो गया 0 4 -2 प्लस लैम्डा। अब अगर हमने a को फिक्स किया है तो ए बी हमारा क्या कहलाएगा, डायरेक्शन वेक्टर कहलाएगा। तो ए बी हो जाएगा आपका ओ बी माइनस ओ ए। तो मैंने 1 में से 0 माइनस किया 1 आ गया, 1 में से 4 माइनस किया -3 आ गया, 6 में से -2 किया तो ये 8 आ गया। तो ये हमारे पास वेक्टर इक्वेशन आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें पैरामेट्रिक चाहिए। तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे इसके लिए। आपको जिस तरह सिखाया है कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो ये 0 प्लस लैम्डा हो जाएगा, ये 4 -3 लैम्डा हो जाएगा, ये -2 प्लस 8 लैम्डा हो जाएगा। ये आ गया आपके पास। अब ये दोनों मैट्रिसेस आपके इक्वल है एक दूसरे के। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 -3 लैम्डा। एंड z वुड बी इक्वल टू -2 प्लस 8 लैम्डा हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इस लाइन की 3 पैरामेट्रिक इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी। जी बेटा, अब आप क्वेश्चंस पूछिए। अगर आपको नहीं समझ में आया है, समझ में आ गया तो प्लीज क्लियर लिखें। जो पूछना है वो पूछें, टाइप करें। मैं 1 सेकंड पानी पी लूं। अच्छा, फातिमा क्या कह रही है सर, इसमें लास्ट में लैम्डा को सब्जेक्ट नहीं बनाया। हाँ, तो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है ना फातिमा, वो तो हम कार्टेशियन इक्वेशन जब निकालते थे तब इसमें से लैम्डा को अगर हम सब्जेक्ट बनाते और उसके बाद उनको इक्वेट करते तो फिर वो कार्टेशियन इक्वेशन होती। लेकिन क्वेश्चन में तो इसने कहा था ना कि आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन मालूम करनी है। ठीक है, अगर ये कार्टेशियन तक कहता तो फिर हम आगे सॉल्व करते। तो आई होप कि किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके बेटा, अब आप लोगों को थोड़ा सा ओ लेवल्स याद दिलाऊं कि अगर आपको कोई लाइन की इक्वेशन गिवन हो, जैसे लेट्स से आपके पास है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। मैं ओ लेवल्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें आपको कोई पॉइंट गिवन होता है, लेट्स से कि 1 1 गिवन है और आपसे पूछा जाए कि भाई ये पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आप क्या करते थे ओ लेवल्स मैथ्स में कि आप उस पॉइंट के x और y के कोऑर्डिनेट उठाकर लाइन की इक्वेशन में प्लग इन करते थे। अगर प्लग इन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती थी तो आप कहते थे कि पॉइंट जो है वो उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, अदरवाइज वो लाई नहीं कर रहा होता था। और अगर इक्वल आ जाए तो लाई कर रहा है, नहीं आ रहा इक्वल तो इसका मतलब लाई नहीं कर रहा, मौजूद नहीं, यानी वो पॉइंट उस लाइन का नहीं है। इसी तरह से 3D के अंदर अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो या उसका पोजीशन वेक्टर गिवन हो और वी हैव टू फाइंड के भाई, या वी हैव टू शो दैट कि भाई वो पॉइंट जो है वो लाइन पर लाई कर रहा है या नहीं कर रहा, तो फिर आप उस कंडीशन में आप उस पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में प्लग इन करते हैं। प्लग इन करने के बाद लैम्डा या म्यू या के जो भी आपके पास वेरिएबल क्वेश्चन में गिवन होता है उसकी वैल्यूज बेटा निकालते हैं। अगर वो तीनों वैल्यूज सेम है तो इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट उससे 3D लाइन के ऊपर है, अदरवाइज वो नहीं होगा। लेट्स से
एग्जाम्पल नंबर 6 करते हैं तो शायद आपको ये प्रोसीजर समझ में आ जाए। देखिएगा प्लीज। ये कह रहे हैं आपसे कि शो दैट the point with position vector OP is equal to 4i minus j plus 12k lie on the line whose vector equation is this। यानी हमें ये बताना है कि भाई ये जो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 4 माइनस 1 12 है, क्या ये इस 3D लाइन का पॉइंट है या नहीं है। अच्छा, नॉर्मली ये जो फॉर्म होती है ना आई जे के वाली फॉर्म, मैं इसे अवॉइड करता हूँ। आप देखें जैसे ही अभी ये दी जाती है तो मैं फौरन उसे किस फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ, कॉलम वेक्टर की फॉर्म में चेंज कर लेता हूँ। तो मैंने लिखा r इज इक्वल टू पॉइंट के जगह लिखा 2 3 4 ये आ गया, प्लस म्यू और 1 माइनस 2 4 ये डायरेक्शन वेक्टर के कंपोनेंट्स हो गए, ये लिखा मैंने। अब अगर ये पॉइंट r क्या होता है, r होता है एनी पॉइंट ऑन द लाइन, और हम बात कर रहे हैं 4 माइनस 1 और 12 की। तो इफ पॉइंट लाइज ऑन द लाइन सो इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो मैं क्या करूंगा, इस r की जगह वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सब्स्टिट्यूट कर दूंगा या उस पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट सब्स्टिट्यूट कर दूंगा जो मुझे गिवन होंगे। तो मैंने देखें यही किया है कि r की जगह लिखा है 4 माइनस 1 12, ये देखें 4 माइनस 1 एंड 12, और यहां पर राइट साइड पे मैंने क्या किया, राइट साइड पर मैंने इन दोनों को राइट हैंड साइड के ऊपर ऐड कर लिया। तो ये आ गया 2 प्लस म्यू, ये लिखा मैंने। फिर ये आ गया 3 माइनस 2 म्यू, ये आ गया। फिर उसके बाद लिखा 4 प्लस 4 म्यू, ये आपके पास आ गया। अब मैंने इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। तो ये आ गया आपके पास 4 इज इक्वल टू 2 प्लस म्यू, ये आ गया। इसी तरह से माइनस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 म्यू, ये आ गया आपके पास। और 12 इज इक्वल टू 4 प्लस 4 म्यू, ये आ गया। तो अब आपके पास इन तीनों से, इन तीनों इक्वेशंस में से मैंने म्यू को निकाला, तो मेरे पास तीनों म्यू सेम आ गए, यानी 2 आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो अगर आपको ये प्रूफ करना हो कि भाई ये पॉइंट जो है वो लाइन पर लाई कर रहा है या नहीं, तो उसमें अननोन, उसमें पहले आर की जगह वो पॉइंट डालें, उसके बाद इक्वेट करके 3 इक्वेशंस बनाइए और वो अननोन कांस्टेंट निकालें या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट निकालें। और अगर वो तीनों में सेम आ जाए, एग्जैक्ट सेम आना चाहिए बेटा, अगर इसमें से एक भी -2 आ जाता तब भी इसका मतलब ये होता है कि वो पॉइंट लाई नहीं कर रहा। लेकिन अगर तीनों एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, तीनों वैल्यू सेम आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट जो है वो इस 3D लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। ये देखिएगा बेटा एग्जाम्पल नंबर 7, इसी से रिलेटेड मैंने एक और क्वेश्चन बना दिया। इफ द पॉइंट ए with position vector OA is equal to AB3, कह रहे हैं कि एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है A, B एंड 3, ये गिवन है, लाइज ऑन द लाइन L, और ये जो पॉइंट है ये लाइन L के ऊपर लाई कर रहा है। ये बता दिया एग्जामिनर ने कि भाई ये पॉइंट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। whose vector equation is this, और उसकी वेक्टर इक्वेशन ये है। आपसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपको मैं केसेस समझाने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। अच्छा, ये आ गया r इज इक्वल टू, सबसे पहला काम जो मैं नॉर्मली मैं करता हूं वो क्या करता हूं कि पहले जो आपको वेक्टर फॉर्म में आईजेके के फॉर्म में इक्वेशन गिवन होती है उसको पहले मैं कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया r इज इक्वल टू 2 4 माइनस 1 प्लस लैम्डा, ये आ गया 1 माइनस 1 माइनस 1, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद देखें क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ए बी 3, ये क्योंकि इस लाइन का ही पॉइंट है, लिहाजा मैं आर की जगह मैंने ए बी और 3 को सब्स्टिट्यूट कर दिया। और राइट हैंड साइड के ऊपर 2 प्लस लैम्डा ये लिख लिया, 4 माइनस लैम्डा ये लिख लिया, और ऐड कर लिया ना, माइनस 1 माइनस लैम्डा ये कर दिया। अब ये दो कॉलम वेक्टर एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैंने इनको इक्वेट कर दिया। तो a इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्डा, एक इक्वेशन बन गई। b इज इक्वल टू 4 माइनस लैम्डा, दूसरी इक्वेशन बन गई। 3 इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस लैम्डा, थर्ड इक्वेशन बन गई। अब देखें, इसमें a नहीं मालूम कर सकते क्योंकि लैम्डा नहीं मालूम, इसमें b नहीं मालूम कर सकते क्योंकि लैम्डा नहीं मालूम, इसमें लैम्डा इजीली मालूम हो सकता है। तो इसमें से मैंने लैम्डा इजीली मालूम किया, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -4। उठाकर मैंने यहाँ पर डाला -4, तो b की वैल्यू मेरे पास 8 आ गई। फिर यहाँ पर लैम्डा की जगह -4 डाला तो a की वैल्यू मेरे पास -2 आ गई। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे ये केस। तो केस नंबर 3 हमारे पास क्या है कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन का हो और हमें चेक करना हो कि क्या वो किसी उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है या नहीं, तो हम क्या करते हैं कि उस पॉइंट को जो है वो हम आर की जगह सब्स्टिट्यूट करते हैं, और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट करके हम जो है वो अननोन कांस्टेंट निकालते हैं। अगर तीनों अननोन कांस्टेंट सेम है तो इसका मतलब वो पॉइंट उसके ऊपर लाई कर रहा होगा, अदरवाइज वो उसके ऊपर लाई नहीं कर रहा होगा।
जी बेटा, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. If you have any question, any query, let me know, please. क्लियर है सब? तो हमने 3 केसेस अभी तक कर लिए, ठीक है, और आपको विद एग्जांपल्स मैंने करवा दिए बेटा. बाकी तो अब आपको समझ में आएगा तो फिर पता चलेगा. अब जो हम केस करने जा रहे, नहीं अभी नहीं, अभी तो आसान सा केस आएगा, इसके बाद वाला केस आएगा. अच्छा चलें, मेरे पास कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी नहीं आई, इसलिए मूविंग फॉरवर्ड. Okay, beta, we have done case number 3. Now, this is the case number 4, and which comes very frequently in exams. Angle between two lines. दो लाइंस के दरमियान एंगल को कैसे मालूम करेंगे? अब ये थोड़ा सा काम आ गया आपका एएस वाला. याद है आपको मैंने बताया था कि दो वेक्टर के दरमियान एंगल मालूम करने के लिए आप जो है वो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? ये है cos थीटा इज इक्वल टू, याद होगा अभी आपने इतनी दफा इस्तेमाल किया होगा, अगर आपने होमवर्क मेरा किया है कंप्लीट तो आपने ये बहुत काम किया होगा. cos थीटा इज इक्वल टू, यानी दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट आती है और डिवाइड में उन दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड आती है. तो अब अगर हमें दो लाइंस की इक्वेशन गिवन हो, और समझना बेटा ये बहुत आसान है लेकिन सिर्फ समझाना आपको सही से है. L1 आपके पास एक लाइन है, अगर वो आपको इसकी इक्वेशन गिवन हो, L2 आपके पास एक लाइन है, अगर आपको इसकी इक्वेशन गिवन हो, तो आप उन दोनों के दरमियान किस तरह से एंगल मालूम करते हैं. तो ये याद रखिएगा, एंगल बिटवीन टू लाइंस. बेटा मेरे बच्चा अगर गौर सुनो. अच्छा, ये जो dv1 है ये पहली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है, और ये जो dv2 है ये दूसरी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर है. तो एंगल बिटवीन टू लाइंस इक्वल होता है एंगल बिटवीन देयर डायरेक्शन वेक्टर. यानी आप लाइंस के डायरेक्शन वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकाल लें या फिर लाइन के दरमियान एंगल निकाल लें, बोथ आर सेम थिंग. तो क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है cos थीटा वाला, उसमें a और b का वेक्टर होना जरूरी है, लिहाजा हम यहां पर a और b की जगह डायरेक्शन वेक्टर ऑफ फर्स्ट लाइन और b की जगह डायरेक्शन वेक्टर ऑफ सेकंड लाइन लिखते हैं. तो व्हेनेवर यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो आप जो है वो डायरेक्शन वेक्टर्स जो है उनकी पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल लें और उनकी मैग्नीट्यूड निकालकर cos थीटा वाले में सब्स्टिट्यूट कर दें. और किसी भी लाइन का डायरेक्शन वेक्टर कहां पर मौजूद होता है, मैंने आपको बताया कि वेक्टर इक्वेशन लाइन की क्या होती है, r इज इक्वल टू पॉइंट प्लस k टाइम डायरेक्शन वेक्टर. तो जो k के साथ जो ब्रैकेट लिखी हुई होगी, मैट्रिक्स लिखा हुआ होगा, कॉलम वेक्टर लिखा होगा, वो उसके डायरेक्शन वेक्टर को शो करता है. आइए जरा मैं पहले एग्जांपल करवाता हूं एक दो, तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा. ये लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस हुज वेक्टर इक्वेशन आर r is equals to 2i plus j minus k plus lambda time t 2i plus 3j plus 6k. इसी तरह से ये दूसरी लाइन की इक्वेशन गिवन है और आपको इनके दरमियान एंगल मालूम करना है. तो ये आपको बेटा गिवन है L1, यानी आपके पास लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, इसकी हमें वेक्टर इक्वेशन गिवन है. और एंगल निकालने के लिए हमें दोनों का क्या चाहिए होता है, डायरेक्शन वेक्टर. तो आपको पता है कि ये जो है आपके पास 2, 3 एंड 6 ये पहली लाइन का डायरेक्शन वेक्टर होगा. तो मैंने देखें लिखा 2dv1 इज इक्वल टू 2, 3, 6. इसी तरह से जो म्यू के साथ लिखा होगा ये वाला, ये आपके पास दूसरा डायरेक्शन वेक्टर है. तो ये है 2, -2, 1, तो मैंने लिख दिया 2, -2 एंड 1. तो डायरेक्शन वेक्टर मेरे पास आ गया, ठीक है, 2, 3, 6 और dv2 आ गया आपके पास, दूसरा वाला डायरेक्शन वेक्टर आ गया. तो नाउ अब मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूले को देखें. अगर हमें एंगल निकालना है इनके दरमियान तो हमें क्या चाहिए, उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट और उन दोनों की मैग्नीट्यूड. तो पहले मैं डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूं. डॉट प्रोडक्ट निकालना आपको लास्ट लेक्चर में सिखा दिया था बेटा, आई होप के याद होगा. dv1 डॉट dv2, पहला आ गया 2, 3, 6, दूसरा आ गया 2, -2, 1, 2, 2 जा 4 कर दिया, 3 into -2 -6 कर दिया, 6, 1 जा 6 हो गया, -6 + 6 कैंसिल हो गए, तो ये आ गया आपके पास 4, यानी दोनों की डॉट प्रोडक्ट 4 आ गई. और आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि अगर आपके पास डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब एंगल जो होगा वो उनके दरमियान अक्यूट एंगल हो रहा होगा. अच्छा, उसके बाद हमें इन दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड चाहिए. तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट. अब ये सारा काम पिछला वाला है जो मैं आपको सिखा चुका हूँ लास्ट वेंसडे को. 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, इन तीनों को ऐड करके स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास क्या आ गया 7. इसी तरह से डायरेक्शन वेक्टर 2 की मैग्नीट्यूड निकालनी है तो x कंपोनेंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो आप देखें ये 7 और 3 आ गया.
अब मैंने इन वैल्यूज को, डॉट प्रोडक्ट को और उनकी मैग्नीट्यूड को उठाकर फॉर्मूले में डाल दिया। ऊपर आता था डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड, वो है 4, नीचे आता था उन दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो कि 7 और 3 है। तो कॉस थीटा जो है हमारे पास आ गया 79 डिग्री। नॉर्मली थीटा को आप रेडियन में भी लिख सकते हैं, डिग्री में भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे डिमांड करे कि नहीं आपको डिग्री में लिखना है तो फिर डिग्री में लिखें, और अगर कोई डिमांड ना करे तो डिग्री में और रेडियन में दोनों में लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपको दो लाइन के दरमियान एंगल निकालना है तो आप उन लाइन की इक्वेशन में से डायरेक्शन वेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लें। उन डायरेक्शन वेक्टर की पहले डॉट प्रोडक्ट निकालें, उन दोनों की मैग्नीट्यूड निकालें, और उसके बाद जो हमारा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है या एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने का फॉर्मूला है उसके ऊपर अप्लाई कर दें तो आपके पास एंगल आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक और क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। The line L1 has vector equation r is equals to 2i minus 3j plus k plus lambda times 6i plus j plus 3k। ये आपको लाइन की एक वेक्टर इक्वेशन गिवन है। एंड द लाइन L2 हैज पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब एक देखें, पैरामेट्रिक इक्वेशन आपको गिवन है और एक लाइन की इक्वेशन किसमें गिवन है आपके पास, वेक्टर फॉर्म में। फाइंड द एंगल बिटवीन L1 एंड L2। तो हमारा काम क्या है, हमारा काम किसी तरह से डायरेक्शन वेक्टर निकालना है। तो इस वाली इक्वेशन में डायरेक्शन वेक्टर जो है लैम्डा के साथ लिखा होगा वो डायरेक्शन वेक्टर होगा। तो वो हो गया 613। ये देखिए मैंने लिखा 613, ये पहला मेरा डायरेक्शन वेक्टर है। अच्छा, पैरामेट्रिक इक्वेशन में जो डायरेक्शन वेक्टर होता है वो बेटा वो नंबर्स होते हैं कि जो के म्यू के या जो वेरिएबल होता है उसके कोफिशिएंट होते हैं। तो पहली इक्वेशन में म्यू का कोफिशिएंट है 1, तो देखो मैंने डायरेक्शन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 1 लिखा है। दूसरी इक्वेशन में भी म्यू का कोफिशिएंट 1 है, देखो 1 लिखा है। लेकिन तीसरी इक्वेशन में म्यू का कोफिशिएंट 3 है, तो मैंने ये 3 लिखा है। तो अब आ गया मेरे पास दोनों के डायरेक्शन वेक्टर आ गए। तो अब मैं क्या करूंगा, वही काम कि पहले मैं उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं। तो dv1 डॉट dv2 यानी 613 और ये 113 है, ये निकाला। स्ट्रेट स्ट्रेट आपको याद होगा डायरेक्शन वेक्टर, सॉरी, जब डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो स्ट्रेट स्ट्रेट मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 1 जा 6 आ गया, 1 1 जा 1 आ गया, 3 3 जा 9 आ गया। 9 प्लस 6 15 प्लस 1 16, डॉट प्रोडक्ट 16 आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। इसका मतलब आने वाला एंगल जो होगा वो हमारे पास अक्यूट होगा। अब उसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो आप देखें पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हर कंपोनेंट का स्क्वायर कर दिया। 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, इनको ऐड करके स्क्वायर रूट लिया तो 46 आ गया। इसी तरह से जो dv2 है उसको भी हमने इसी तरह से निकाला। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया अंडर रूट 11। आई होप कि ये आपको मैग्नीट्यूड वगैरह सब समझ में आ गई होगी। तो ये रखकर इसके बाद हमने फॉर्मूले के अंदर डाल दिया कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 16 अपॉन अंडर रूट 46 अंडर रूट 11। इसको हमने सॉल्व किया तो नॉर्मली एंगल की वैल्यू जो है वो हम 1 डेसिमल प्लेस पर लिखते हैं, तो मैंने लिख दिया 44.7। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है प्लीज पूछिए। जी बेटा, अब आपका काम है, मैं बोल बोल कर थक गया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि छुट्टी कर रहे हैं। ओके बेटा, क्लियर है, ये बच्चों वाली चीज थी। अच्छा, इसमें जो लास्ट 3 केसेस है ना वही ज्यादा एग्जाम में आते हैं। नहीं बेटा, कोई हैवी लेक्चर नहीं हुआ, ये बहुत लाइट लाइट से चल रहा है। ये जो एक मैंने अभी ये करवाया एंगल बिटवीन टू लाइंस, और एक जो केस 5 और केस 6 है, यही 3 लेक्चर, यही 3 केसेस एग्जाम में आते हैं। बाकी तो सिर्फ जो है वो ब्रीफली आपको पढ़ाना था, क्योंकि दायरे इसको पढ़ाने के लिए उसको पढ़ाना पड़ता, इसलिए तो कोई हैवी नहीं हुआ। एक केस और करो, उसके बाद छुट्टी कर देते हैं, ठीक है? चलो, इतना कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। 6 केस इंशाल्लाह बाद में करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखा रहा हूँ, ये जरा देखिएगा। बल्कि मैं अपना कैमरा भी ऑन करता हूँ तो आप लोग जरा इसको देखें कि लाइंस जो है, जो दो लाइंस होती हैं वो किस तरह से क्या क्या कंडीशंस में हो सकती हैं, उनको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? थोड़ा सा आप इसको देखिएगा जरा। मैं एक सेकेंड अपना कैमरा ऑन कर लूँ।
अच्छा ये देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये दो लाइंस हैं, ठीक है। आई होप के शायद नजर आ रहा हो आपको, ये मेरी पिक्चर बड़ी छोटी आ रही है इसके अंदर, मैं देख नहीं पा रहा किस तरह से जूम करूं इस वक्त। अच्छा एनीवे, ये दो आपके पास जैसे मार्कर मैंने लिए हुए, ये अज्यूम करें कि ये इनके आपके पास दो लाइंस हैं, ठीक है। एक सेकंड में उसको तो ऑन कर दूं ताकि हो जाए। एक मिनट, वीडियो सेटिंग में देख लूं कि शायद ये अब ये आ रहा है। आई डोंट नो कहाँ है। अच्छा आपको हो रहा है जूम, ठीक है, ओके शिजा। मुझे लग रहा है कि मेरे पास नहीं हो रहा ना, इसलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। अच्छा देखें, जो मैं बात कर रहा था आपसे, अच्छा यार रिकॉर्डिंग भी मैं भी ले लूँ ना इसको, इसको पिक्चर को, ताकि हो जाए। ओके बेटा, नाउ वी आर डूइंग केस नंबर 5 के हमारे पास दो लाइंस जो हैं जो कि 3D में होती हैं, वो किस किस कंडीशन में हो सकती हैं। देखें ये आपके पास दो लाइंस हैं, फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास मार्कर है, एक ब्लू कलर का और एक ब्लैक कलर का, ये जो समझे इनकी जो कैप्स हैं ये बेसिकली इनके डायरेक्शन वेक्टर को शो कर रहे हैं। तो अगर ये लाइंस पैरेलल होंगी, जैसे ये लाइन इस लाइन के अगर पैरेलल होगी, तो एक दो ये जो इनके डायरेक्शन वेक्टर हैं ये एक दूसरे का k टाइम्स होंगे। तो अगर आपको ये रिकॉग्नाइज करना हो कि आपको लाइन की दो इक्वेशंस आपको गिवन है और आपसे कहा जाए कि आप इसको ये बताइए कि भाई ये पैरेलल है या नहीं है, तो आप उनके डायरेक्शन वेक्टर को देखिएगा कि क्या वो एक दूसरे के k टाइम्स हैं। अगर डायरेक्शन वेक्टर एक दूसरे के k टाइम्स हैं तो इसका मतलब वो पैरेलल होंगे, पहली बात। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, आप देखें मैंने स्क्रीन को भी शेयर किया हुआ है, नॉन पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग। यानी अगर दो लाइन ऐसे हैं, देखें ऐसे जा रही हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये लाइन ऐसे अगर जा रही है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी इस तरह से। तो ये नॉन पैरेलल है और दे आर इंटरसेक्टिंग। तो अगर इंटरसेक्टिंग होंगी तो इसका एक पॉइंट लाजमी तौर पर कॉमन होगा। तो आप देखिए मैंने वहां पर लिखा हुआ है, इसको देखिएगा, यहां पर मैंने पहला पॉइंट लिखा था पैरेलल, तो पैरेलल में क्या लिखा मैंने कि डायरेक्शन वेक्टर आर के टाइम्स ऑफ ईच अदर। नॉन पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल का मतलब है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी और पैरेलल नहीं है, तो उनके दरमियान कोई ना कोई पॉइंट कॉमन होगा। जैसे दो लाइन जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके दरमियान कोई ना कोई पॉइंट कॉमन होता है। तीसरा जो केस है वो है स्क्यू लाइन। स्क्यू का मतलब क्या होता है, देखें स्क्यू का मतलब ये, जैसे आप प्लेन देखते हैं ना, मिसाल के तौर पर एक प्लेन की हाइट जो है वो ग्राउंड से ज्यादा है और एक प्लेन की हाइट ग्राउंड से कम है, तो ये जो प्लेन जो इस तरह से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो आप देखें ये पैरेलल तो नहीं है और ना ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं, स्क्यू कहते हैं। स्क्यू का मतलब होता है नॉन पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। जैसे ये दो आपके पास जो है मार्कर है, तो एक लाइन ऊपर से जा रही है, एक लाइन ऊपर, यानी एक प्लेन ऊपर से जा रहा है, एक प्लेन नीचे से जा रहा है, क्योंकि इनकी हाइट जो है वो सेम नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग जो लाइंस होती हैं उनको हम स्क्यू लाइन कहते हैं। आई होप के मैंने इसको सही समझा दिया है। बहरहाल अभी हम क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में तो कैलकुलेशन है। मैं चाह रहा हूं आप फिजिकली इन लाइन की पोजीशन को समझें कि जब दो लाइन पैरेलल हैं तो समझ लें कि ये इस तरह की कंडीशन होगी, यूं करके, ठीक है। और अगर जो है वो दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो ये इस तरह की कंडीशन होगी, और अगर स्क्यू है तो एक ऊपर से निकल जाएगा और एक नीचे से जहाज के यहाँ से निकल जाएगा, तो ये स्क्यू लाइन होती है। आई होप क्या मैं समझाने में कामयाब हो गया हूं। और देखते हैं बेटा इसको, ठीक है। तो अब आप इसको अगर ऑब्जर्व करें तो मैंने यहां पर तीन कंडीशन लिखी है बेटा, ये जरा देखिएगा। मैंने यहाँ पर तीन कंडीशन लिखी है। एक पैरेलल की कंडीशन लिखी है कि डायरेक्शन वेक्टर आर के टाइम्स ईच अदर। अगर लाइन पैरेलल होंगी एक दूसरे के तो उनके डायरेक्शन वेक्टर एक दूसरे का के टाइम्स होंगे। अगर वो नॉन पैरेलल और इंटरसेक्टिंग होंगी तो उनके दरमियान एक पॉइंट कॉमन होगा। और स्क्यू होंगी तो वो नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग होंगी। आप देखें मैंने स्क्यू के लिए ये जो डायग्राम बनाई है, अगर देखें लेफ्ट साइड के ऊपर ये वाली जो डायग्राम है,
ये बिल्कुल इसी तरह से है कि ये स्क्यू है, एक ऊपर लाइन है, एक हाइट ज्यादा है और एक की हाइट कम है, तो ये नॉन पैरेलल भी है और नॉन इंटरसेक्टिंग भी है। आप ये जो लाइन है आपके पास, इसको आप कितना ही इंक्रीज कर दें, एक्सटेंड कर दें किसी भी साइड के ऊपर ए लाइन को, तो ये लाइन और एक जो बी लाइन है ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो ये नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग है, यानी ये बेसिकली मैंने स्क्यू की डायग्राम बनाई है। इंटरसेक्टिंग तो आपको पता ही है कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल भी आपको पता है। कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही है। ओवरलैप का मतलब होता है कि अगर किसी दो लाइंस के डायरेक्शन वेक्टर एग्जैक्टली सेम हो तो उन लाइंस को हम कहते हैं कि कोइंसिडेंट है। लेकिन अगर एक लाइन के का डायरेक्शन वेक्टर दूसरी लाइन के डायरेक्शन वेक्टर के टाइम्स हो तो वो पैरेलल है। और अगर इंटरसेक्टिंग और स्क्यू होंगी तो उसका मैं प्रोसीजर बताता हूं कि कैसे निकालेंगे कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, और अगर इंटरसेक्टिंग है तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, और अगर स्क्यू है तो कैसे हमें पता चलेगा स्क्यू है। इसका पूरा प्रोसीजर मैं आपको 2-3 एग्जांपल से अभी आपको करवाता हूं, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और ये मेरा सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। मैं अब जरा कुछ क्वेश्चंस निकाल रहा हूं, 1 मिनट वेट कीजिएगा, सांस ले लें आप लोग। मैं जरा फाइल वगैरह खोल लूं और वहां से निकालूं कुछ क्वेश्चंस। एक मिनट वेट कीजिएगा बेटा। ये मैंने बुक भी आपके ड्राइव के ऊपर अपलोड कर दी है कि बुक इसकी वेक्टर की, तो आप बुक से भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। जो 3D वाला जो काम आज मैं करवा रहा हूँ ना, ये बुक से कर लीजिएगा, और जो पिछले काम मैंने आपको करवाया ना वो आप उसी से कर लीजिएगा, पास पेपर से काफी हो जाएगा, ठीक है, उसके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा करना चाहे तो मैं मना नहीं कर रहा, क्या कि पता नहीं क्यों मना कर रहे हैं ऐसा, तो वो कर सकता है, कोई इसमें हर्ज नहीं है। अगर एक्सरसाइज आ जाए बुक में तो फिर मैं उसमें से बुक में से करवा रहा हूँ। तो ये 3D वाला काम है, मैंने वैसे पूरी बुक ही दे दी है, लेकिन 3D वाला काम जो है वो आप इससे बुक से भी कर लीजिएगा, क्योंकि पास पेपर्स में आपके कम क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। हुजैफा, आपने जो क्वेश्चन भेजा था ना, तो मैंने आपको कहा था ना कि अभी आपने पूरा नहीं पढ़ा, तो अभी इसका एक केस बाकी है। जो आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला पूछा है ना, तो बेटा वो केस नंबर 6 में आएगा, तो अगली क्लास में मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। मैं खुद ही करवा दूंगा केस, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, तो टेंशन ना लें आप इसका, ठीक है, वो हो जाएगा। अभी मैं जरा ये अलग केस समझा दूं। माउस में लाया नहीं हूं तो ये जरा मसला कर रहा है, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। इसके एग्जाम्पल हम करते हैं ताकि हमें और अच्छी तरह समझ में आ जाए कि ये किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर आई आई होप के क्या थी, एक नजर देख लेते हैं। पिछला क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 थी, तो अब ये 10 हो गई, ठीक है। अब इसमें हम किस तरह से सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, तो ये देखें यहाँ पर हमारे पास गिवन है, ये आपके पास एक क्वेश्चन है और इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास गिवन दैट द लाइंस
with vector equation r is equal to I minus 2j minus 4k plus lambda time minus I minus j plus k, और दूसरी लाइन की इक्वेशन गिवन है। और आप देखें इसके अंदर वेरिएबल्स अलग अलग हैं, पहली वाली इक्वेशन में लैम्डा है और दूसरी वाली इक्वेशन में म्यू है। ये कह रहे हैं कि ये जो लाइंस हैं ये एक दूसरे को ए पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये पहले बता दिया कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, और आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो है वो फाइंड आउट करने। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं हम किस तरह सॉल्व करेंगे। देखिए पहले मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख लिया, r इज इक्वल टू, मैंने कहा था ना आप इस फॉर्म में लिख लें आपके लिए बेहतर है, 1 माइनस 2 माइनस 4 प्लस लैम्डा, और ये है -1 और k, नहीं -1 और 1। आप इसको ऐड कर लें इस तरह से, क्या हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, दूसरा हो जाएगा -2 माइनस लैम्डा, और तीसरा हो जाएगा -4 प्लस लैम्डा। ये आपने r लिखा, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन को लिखें, r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 1, दूसरी इक्वेशन में म्यू है और डायरेक्शन वेक्टर इसका है 1 2 माइनस 7, देख लीजिएगा कोई मुझसे मिस्टेक ना हो जाए, और इनको आपस में ऐड कर लें। तो ये आ जाएगा 2 प्लस म्यू, फिर आ जाएगा -2 प्लस 2 म्यू, और ये हो जाएगा 1 माइनस 7 म्यू। आप इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, ठीक है। जब भी एग्जामिनर इंटरसेक्शन का पूछे या स्क्यू का पूछे तो दोनों को इस फॉर्म में लिखकर आपस में इक्वेट कर दीजिएगा। इक्वेटिंग 1 एंड 2, हम इनको इक्वेट करते हैं। तो ये है 1 माइनस लैम्डा -2 माइनस लैम्डा -4 प्लस लैम्डा, ठीक है, इज इक्वल टू, ये आपके पास लिखा हुआ है 2 प्लस म्यू -2 प्लस 2 म्यू और 1 माइनस 7 म्यू, ठीक है, ये आपके पास है। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास तीन इक्वेशंस बन जाएंगी लैम्डा और म्यू की फॉर्म में। 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 2 प्लस म्यू, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड बनी -2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -2 प्लस 2 म्यू, बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। और तीसरी बन गई -4 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस 7 म्यू, ठीक है। अब इनमें से किसी दो इक्वेशन से जो आपको आसान लग रही हो उनसे आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट इक्वेशन से अगर निकालूं तो अगर मैं म्यू को सब्जेक्ट बना दूं तो ये आ जाएगा माइनस लैम्डा, ये 1 है, और -2 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, सॉरी -2 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास म्यू इज इक्वल टू माइनस लैम्डा -1। इस म्यू की वैल्यू को उठाकर इसमें डाल देते हैं तो ये आएगा, जिस तरह साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं बेटा उसी तरह से करना है, -2 प्लस 2, और म्यू की जगह मैंने डाल दिया माइनस लैम्डा -1, -2 माइनस लैम्डा -2, 2 से मल्टीप्लाई कर दें -2 लैम्डा और -2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें लैम्डा निकालना है तो लैम्डा वाली टर्म्स को एक तरफ कर लें, तो ये माइनस लैम्डा लेफ्ट पर ही रहेगा, -2 लैम्डा लेफ्ट पर आएगा तो +2 लैम्डा, ये -2 -4 हो गए, -2 दे जाकर +2 हो जाएगा। तो 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, लैम्डा आ गया, और -4 + 2 -2 आ गया। नाउ वी गॉट लैम्डा। अब इस लैम्डा की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में प्लग कर दें ताकि म्यू आ जाए। तो ये आ जाएगा -2 -1, तो म्यू वुड बी इक्वल्स टू 1। अब आपने करना ये है कि लैम्डा और म्यू की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में प्लग इन करनी है, इस वाली इक्वेशन में। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आती हैं तो इसका मतलब ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और अगर इक्वल नहीं आती तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्यू लाइंस हैं। तो 1 -7 -6 आ गया, देखें इक्वल आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि लाइंस क्या हैं, इंटरसेक्टिंग। तो इंटरसेक्ट होने का पता तो सिंपल तरीके से पता चल जाएगा और स्क्यू का भी पता चल जाएगा। तो देखिए मैंने आपको एक दफा दोबारा बता दूं, मैंने आपको लाइन की दो इक्वेशन दी और मैंने आपसे कहा कि ये, अच्छा इस क्वेश्चन में तो यही बोला है कि भाई ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन ऐसा होता था कि चेक करें कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है या स्क्यू है, तो आप प्रोसीजर सारा यही रखते, यानी इक्वेशन नंबर 1 निकालते, 2 निकालते, इन दोनों को इक्वेट करते, उनसे 3 इक्वेशन बनेगी लैम्डा और म्यू की फॉर्म में, उनमें से 3 में से किसी भी 2 इक्वेशन को आप सॉल्व कर लें,
लैम्डा म्यू आ जाएगा, और थर्ड इक्वेशन में प्लग इन करें जिसको आपने यूज नहीं किया। ये नहीं कि उसी इक्वेशन में रखने जिसके अंदर आपने उसे यूज किया, नहीं, जो दो इक्वेशन से आपने सॉल्व किया उसमें नहीं रखनी है आपने लैम्डा म्यू की वैल्यू, जो थर्ड इक्वेशन रिमेनिंग है उसके अंदर रखनी है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रही है तो इसका मतलब वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, और अगर इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही तो इसका मतलब लाइन क्या है, स्क्यू है। तो स्क्यू इंटरसेक्टिंग का आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो आप इसे बता देंगे। अच्छा, अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अमूमन आपसे एग्जामिनर कहता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप बताइए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप इक्वेशन नंबर 1 में या तो लैम्डा की वैल्यू रख दें या इक्वेशन नंबर 2 में म्यू की वैल्यू रख दें, दोनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो क्या निकलेगा, सेम निकलेगा। तो मैं इसमें रख दे रहा हूं इक्वेशन 1 में, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मैं लिख देता हूं यहां पर, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और मेरे ख्याल में उसको ए का नाम दिया था तो मैं उसे ओ ए कह देता हूं, और लैम्डा की वैल्यू इसमें डाल देता हूं। लैम्डा है -2, तो ये वाली थी, इसमें डाल रहा हूं मैं। ये आ गया 1 माइनस -2 हो गया +2, फिर -2 माइनस लैम्डा, तो -2 +2, ठीक है, और -4 लैम्डा तो -2, तो आपके पास ये आ गया ओ ए इज इक्वल टू 2 - 1 1 -2 +2 0 -4 -2 -3, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट आ गए। अब अगर कोई बोले नहीं आप म्यू से करके दिखाएं भाई, तो आप म्यू से करके भी दिखा दें, म्यू आपका 1 है, तो मैं यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1 से भी निकाल सकता हूं। तो ओ ए इक्वल हो जाएगा, अब इस वाली इक्वेशन में जिसमें म्यू था उसमें म्यू की वैल्यू 1 डाल दें, तो ये मेरे पास ऊपर लिखी हुई थी 2 प्लस म्यू, तो ये आ जाएगा 2 + 1, फिर है -2 + 2 म्यू, -2 2 म्यू जो है 2 1 2 हो जाएगा, और फिर 1 - 7 म्यू, तो 1 - 7 हो जाएगा। आप देखें एग्जैक्ट आंसर जो है वो सेम आ रहा है। तो आपकी मर्जी है बेटा, आप लैम्डा से सब्सटीट्यूट कर दें या उससे सब्सटीट्यूट कर दें, यू हैव द सेम आंसर। अच्छा, मैंने ये गलती कर दी, 1 + 2 3 होना चाहिए था, मैंने शायद गलती से यहाँ पर 1 लिख दिया, तो 306 ये आ गया। ओके बेटा, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया है सब कुछ कि किस तरह से हम जो है वो लाइन को इंटरसेक्ट हम मालूम करते हैं, किस तरह से जो है वो हम स्क्यू के बारे में जो है वो मालूम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटा। नहीं बेटा, क्लिक नहीं कर रहा अभी मैं उसे, पढ़ने दो। असल में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज चल रही है तो फिर मसला आ जाएगा ना। एक दो क्वेश्चन करवा दूंगा ना, क्योंकि ये ज्यादा आते हैं एग्जाम में तो फिर परेशान नहीं होंगे। ये एग्जाम्पल नंबर 10 थी, ये एग्जाम्पल नंबर 11 हो जाएगी। मार्क चेंज कर लेता हूँ यार, ब्लू रखता हूँ। अच्छा हसान, मैं तुम्हें तुम्हारी क्यूरी बताता हूँ बेटा, एक सेकंड, मैं इसी क्वेश्चन को करवा रहा हूँ ना, दोबारा बताता हूँ तुम्हें, ठीक है, डोंट वरी। ओके बेटा, अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10 है, कह रहे हैं शो दैट द लाइंस विद वेक्टर इक्वेशन दिस एंड दिस डू नॉट इंटरसेक्ट। अब अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब वो स्क्यू होंगी। तो सबसे पहली चीज जिस तरह से मैंने आपको सिखाया था, सबसे पहला काम आप ये करें कि दोनों लाइन की इक्वेशन को इस तरह से लिख लें जो हमारे पास फॉर्मेट होता है। तो पहले पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 7 एंड 5, ठीक है, प्लस लैम्डा, और ये आ जाएगा -2 1 एंड 3, राइट। अब इनको ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 4 - 2 लैम्डा, ये आ जाएगा 7 प्लस लैम्डा, और ये आ जाएगा 5 + 3 लैम्डा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप सेकेंड इक्वेशन ले लें, उसी फॉर्मेट में लिखें 1 1 10, और इसमें म्यू गिवन है और डायरेक्शन वेक्टर है -6 1 एंड 4। इनको बेटा आपस में ऐड कर लें तो ये आ जाएगा 1 - 6 म्यू,
1 प्लस म्यू एंड 10 प्लस 4 म्यू। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप इनको इक्वेट कर लें। इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 माइनस 2 लैम्डा, 7 प्लस लैम्डा एंड 5 प्लस 3 लैम्डा, and that is equal to 1 minus 6 mu, 1 plus mu and 10 plus 4 mu। इक्वेट करने के बाद 3 इक्वेशंस बनेगी। बेटा सुनिएगा जिनका क्वेश्चन था, 4 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1 माइनस 6 म्यू, एक इक्वेशन। 7 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू, जो इजी इक्वेशन लगे ना वहीं से स्टार्ट कीजिएगा सॉल्व करना। 5 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 10 प्लस 4 म्यू। अब यहां से मेरे ख्याल में लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं, इजी हो जाएगा। तो ये आ गया म्यू और 7 उधर जाकर 1 माइनस 7 माइनस 6 हो जाएगा। इस लैम्डा की वैल्यू को उठाकर हम यहां डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 लैम्डा हो गया म्यू माइनस 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 म्यू। तो 4 माइनस 2 म्यू अलजेब्रिकली बस सॉल्व कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। म्यू की टर्म को एक तरफ ले आए तो वो इधर जाकर 4 म्यू हो जाएगा, और ये 16 तो 1 माइनस 16 माइनस 15 हो जाएगा। अच्छा ये 6 माइनस 2 4 हो गया, तो म्यू की वैल्यू आ गई माइनस 15 अपॉन 4। एक जगह चेक कर लूँ, 475 माइनस 213, तो ये आ गया 4 माइनस 2 लैम्डा, 7 प्लस लैम्डा, 5 प्लस 3 लैम्डा, 1 1 एंड 10 माइनस 6 1 एंड 4, 1 माइनस 6 म्यू, 1 प्लस म्यू, 4 प्लस 10 म्यू। तो क्रिएट कर दिया 4 माइनस 2 लैम्डा, 1 माइनस 6 म्यू, 7 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू। जस्ट चेक कर रहा हूँ, पता नहीं कोई 6 सेंस काम कर रहा है, कहीं गलती हुई है। 5 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 10 प्लस 4 म्यू। बहरहाल अपरेंटली नजर नहीं आ रही, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू 1 माइनस 7 माइनस 6 हो गया, और ये हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया, और 1 माइनस 6 म्यू, 4 आ गया, 2 1 2 म्यू, माइनस माइनस प्लस, 2 6 12, माइनस 6 उधर गया प्लस 6, 6 माइनस 2 4 हो जाएगा, ये है 1, 16 माइनस 15 अपरेंटली सही है। अच्छा लैम्डा इज इक्वल टू म्यू की जगह रख दिया माइनस 15 अपॉन 4 और 7, तो ये आ गया माइनस 15 माइनस 24 अपॉन 4, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस 39 अपॉन 4। अब थर्ड इक्वेशन में डालेंगे, तो जिन साहब ने क्वेश्चन पूछा था ध्यान रखिएगा कि हाउ डू यू चेक कि ये इंटरसेक्टिंग है या स्क्यू है। तो आप लैम्डा और म्यू की वैल्यू बेटा थर्ड इक्वेशन में डालेंगे। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई, यानी दोनों तरफ जो वैल्यूज हैं वो एक जैसी आ गई, तो इंटरसेक्टिंग है, और अगर एक जैसी नहीं आई तो इसका मतलब स्क्यू है। तो जिन स्टूडेंट ने पूछा था उसको समझ में आ गई होगी मैं क्या बात कर रहा हूं। ये हो गया आपके पास 4, 5 20 माइनस 3 9 27, 3 3 9 और 2 11। इसी तरह से यहाँ पे एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा 4 10 40 माइनस 60। अच्छा अब 20 में से 117 माइनस कर दें, तो 117 माइनस 20 97, तो ये आ गया माइनस का 97 अपॉन 4, और 40 में से 60 माइनस कर दें तो जाएगा माइनस का 20 अपॉन 4। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि लाइंस क्या हो गई, स्क्यू। और एग्जामिनर ने यही कहा था कि प्रूफ करें कि लाइंस स्क्यू हैं, डू नॉट इंटरसेक्ट, इसका मतलब ये लाइंस स्क्यू हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम मालूम करते हैं कि दो लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं या दो लाइंस जो है वो स्क्यू हैं। और बाकी पैरेलल के लिए तो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आप इन दोनों के डायरेक्शन वेक्टर चेक कर लिया करें। अगर डायरेक्शन वेक्टर एक दूसरे का के टाइम नजर आ रहे हैं, वो अपरेंटली सिर्फ आपको देखने से नजर आ जाएंगे कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग है, सॉरी पैरेलल है या नहीं, तो वो इस तरह से करते हैं। ओके जी, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।
जी बेटा, कितने मार्क्स का आता है ये? ज्यादा से ज्यादा 4 मार्क्स का होगा ये पार्ट, अगर ये आएगा तो इससे ज्यादा थोड़ी होगा, 4-5 मार्क्स का, इससे ज्यादा नहीं आता। तो बाल इसको अब मैं यहाँ तक रखता हूँ। इंशाल्लाह वेंसडे को आपका 6 केस और मैं पास पेपर के क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है? तो बी देयर ऑन टाइम, इंशाल्लाह मीट करते हैं। मंडे को 12:30 से 2 क्लास होगी, याद रखिएगा, 1.5 घंटा लगातार, ठीक है? अल्लाह हाफिज। और कुछ नहीं तो नहीं पूछना किसी ने? वेंसडे को जी वेक्टर खत्म। नमीर क्या कह रहे हो, क्या रिपीट करूं बेटा? नमीर क्या कह रहे हो, क्या रिपीट करूं? पैरेलल और इंटरसेक्शन दोनों, ठीक है। नहीं, पैरेलल और इंटरसेक्शन कैसे हो सकते हैं? ये कैसे हो सकता है भाई? लाइन अगर पैरेलल होंगी तो इंटरसेक्ट कभी कर सकती है? खुद सोचो। नहीं कर सकती ना, या तो इंटरसेक्शन होंगी या पैरेलल होंगी, ठीक है? हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं। हाँ, सिर्फ पैरेलल हो तो ये होगा कि दोनों के डायरेक्शन वेक्टर को चेक करो। इधर देखो बेटा, जैसे ये लिखा हुआ है डायरेक्शन वेक्टर, इसमें एग्जांपल नंबर 10 देखो, जो सामने स्क्रीन पर तुम्हें नजर आ रही है, क्या लिखी हुई है? -213। और दूसरी क्या नजर आ रही है तुम्हें? -614। क्या ये एक दूसरे का कोई टाइम्स है? मेरा मतलब कहने का ये कि पहले वाले लाइन के को अगर मैं मिसाल के तौर पर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 3 इंटू -2 -6 आ गया, बिल्कुल सही है। लेकिन जब मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 तो नहीं आ सकता। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 9 आना चाहिए, नहीं आ सकता। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो डायरेक्शन वेक्टर अगर एक दूसरे का k टाइम्स अपेरेंटली देखने पर नजर आएंगे, कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ आप देखें डायरेक्शन वेक्टर को, अगर वो एक दूसरे का k टाइम नजर आ रहे हैं तो आप इसको जो है वो कर लें, अदरवाइज इसको छोड़ दें, पैरेलल है। और फिर इंटरसेक्टिंग या इसकी होगी। आई होप कि क्लियर हो गया बेटा आपको।